गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजीत मात्रा। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग की विधि के प्रकार। लास्ट क्लास में जो हमने बात की वो सैम्पलिंग के बारे में, उसका मीनिंग, अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसके गुण, उसके दोष, सैम्पलिंग के बारे में बात की। सैम्पलिंग के टाइप्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक्स ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं। तो आज हम शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग की अगर बात करें तो क्या है, जैसा कि हमने अर्थ और परिभाषा में पढ़ा कि संपूर्ण इकाई में से एक ऐसे प्रतिनिधि सैंपल को चुनना जो उस संपूर्ण इकाई के सभी पहलुओं को दर्शाता हो, यानी कि उस संपूर्ण इकाई का छोटा स्वरूप जिसके आधार पर एक अनुसंधानकर्ता अपनी रिसर्च करता है, रिसर्च को आगे बढ़ाता है, सैंपल कहलाता है। तो इसके प्रकार, इसके टाइप्स की बात करें तो सैंपलिंग को निम्न प्रकार से हम देख सकते हैं। एक रैंडम सैंपलिंग या देव निदर्शन सैंपलिंग, दूसरा पर्पज सैंपलिंग या उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग, तीसरा स्ट्रेटिफाइड स्तरीय सैंपलिंग, चौथा मल्टी स्टेज सैंपलिंग, पांचवा अक्षेत्रीय एरिया सैंपलिंग मेथड। ये कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं जो सैंपलिंग के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा अन्य तरीके भी हैं जो हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे, वो कभी कभी प्रयोग होते हैं। इसलिए सैंपलिंग को कई प्रकार हो सकते हैं, रूप हो सकते हैं। ये वो रूप है जो महत्वपूर्ण है जिनका प्रयोग सैंपलिंग में किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैंडम सैंपलिंग, देव निदर्शन सैंपलिंग के ऊपर। रैंडम सैंपलिंग क्या होती है? रैंडम सैंपलिंग वो सैंपलिंग होती है जिसमें एक ग्रुप, एक समूह में से इस प्रकार के सैंपल चुनना जो सैंपल उस पूरे ग्रुप की सभी इकाइयों का चुने जाने को बराबर मौका या बराबर अवसर देता हो, इस प्रकार से सैंपल चुनना, और वो सैंपल उस संपूर्ण इकाई का प्रतिनिधित्व करता हो, कि संपूर्ण इकाई की प्रत्येक इकाई को एक समान रूप से चुने जाने का अवसर देने वाला पद्धति या सैंपलिंग मेथड देव निदर्शन पद्धति है। इस पद्धति में एक अनुसंधानकर्ता बिना किसी पक्षपात, बिना किसी भेदभाव या अपनी रुचि का प्रयोग किए बिना प्रत्येक इकाई का चुनाव करता है, सैंपल का चुनाव करता है। प्रसिद्ध विद्वान हार्पर ने भी कहा है कि सैंपलिंग की यह विधि एक ऐसी विधि है, देव निदर्शन वह सैंपल है, वह निदर्शन है जिसका चयन इस प्रकार का हो कि समग्र की प्रत्येक इकाई को सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। यानी कि जितने भी एरिया के, जितने भी जनसंख्या के लोगों का हम अध्ययन कर रहे हैं, सभी की एक समान मौका हो उस सैंपल का हिस्सा बनने का। इस प्रकार से सैंपल इकट्ठा करने का तरीका होता है देव निदर्शन प्रणाली। इस प्रकार से सैंपल इकट्ठा करते हैं। उस सैंपल के गुण क्या होते हैं कि वो सैंपल पक्षपात रहित होता है, कि एक अनुसंधानकर्ता का उस प्रकार से सैंपल इकट्ठा करने में एक अनुसंधानकर्ता का अपना इंटरेस्ट नहीं रहता, अपनी रुचि का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो सभी को बराबर अवसर देता है, जिसमें सभी के उस सैंपल में आने की, सभी की छंटनी होने की बराबर मौका होता है। इसलिए ये पक्षपात रहित होता है, पक्षपात रहित सैंपलिंग होती है। समय की बचत। इस प्रकार से सैंपलिंग इकट्ठा करने में कुछ हम सिलेक्टेड इकाइयों का अध्ययन करते हैं, चुनी हुई इकाइयों को चयन करते हैं।
और उस सैंपल के आधार पर हम उन चुनी हुई थोड़ी सी हुई इकाइयों की स्टडी करते हैं, उनका गहन अध्ययन और रिसर्च कर सकते हैं, जिससे हमें संपूर्ण का निष्कर्ष निकालने में हेल्प मिलती है। और संपूर्ण का अध्ययन नहीं करना पड़ता, इसलिए समय की बचत रहती है इस प्रकार से सैंपलिंग का प्रयोग करके रिसर्च करने में। तीसरा प्रतिनिधित्वपूर्ण। ये जो तरीका है सैंपलिंग का, इस प्रकार से इसकी संपूर्ण को बराबर अवसर देना सैंपल में आने का, जो सैंपल हम इकट्ठा करते हैं वो प्रतिनिधित्वपूर्ण समझा जाता है, क्योंकि इसमें सभी इकाइयों को बराबर मौका दिया गया है कि वो उस सैंपल का हिस्सा बने, उस सैंपल का पार्ट बने जिसके ऊपर रिसर्च की जा रही है। सरलता। इस प्रकार की जो सैंपलिंग होती है वो काफ़ी सरल रहती है, इकाइयों का चयन करना आसान होता है, अनुसंधानकर्ता को कुछ विशेष बुद्धि या तकनीक का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं रहती। नेक्स्ट है अंतर का ज्ञान, कि अगर एक अनुसंधानकर्ता इस आधार पर सैंपल इकट्ठे करता है, कलेक्ट करता है और वो अपने सैंपल को सही चुन लेता है, ठीक ठाक ही अगर चुनाव कर लेता है, तो वो आसानी से सरलतापूर्वक अपने रिसर्च को, अनुसंधान को कर सकता है और वास्तविक सैंपल में और उसके सैंपल में कितना अंतर है वो अंदाज़ा लगा सकता है। इसलिए थोड़ा इसमें नॉलेज का डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट है धन की बचत, कि एक अनुसंधानकर्ता चाहे वो सरकारी या अर्ध सरकारी या गैर सरकारी किन्हीं भी अनुसंधान की इकाइयों में से सैंपल इकट्ठा करे, सैंपल इकट्ठा करके और एक विश्वसनीय जानकारी प्राप्त कर सकता है और एक सटीक रिजल्ट दे सकता है, जिसको उसमें समय के साथ साथ अपने धन, अपने पैसे की भी बचत होती है। दोष। जो देव निदर्शन सैंपलिंग मेथड है उसमें कुछ दोष भी हैं। क्या? कि इसमें प्रतिनिधित्व का भाव रहता है, क्योंकि देव निदर्शन में समग्र इकाइयों में से हम सैंपल लेते हैं, लेकिन वो सैंपल का आकार बहुत छोटा होता है, और जब आकार छोटा होता है तो वो समस्त इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने का दावा तो करता है, लेकिन हम पूर्ण रूप से कह नहीं सकते कि वो प्रतिनिधित्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दूसरा है समरूपता का अभाव, लेक ऑफ होमोजेनिटी। समरूपता का अभाव क्या होता है कि हम विभिन्न इकाइयों में से सैंपल लेते हैं, लेकिन समग्र को हम अवसर देते हैं सैंपल का भाग बनने का, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी की सभी इकाइयों का स्वरूप एक जैसा हो, सभी में समानता पाई जाए। इसलिए कहीं ना कहीं इस प्रकार जो सैंपल चुनते हैं उसमें समरूपता या होमोजेनिटी का अभाव रहता है। संपूर्ण का छोटा आकार। संपूर्ण काफ़ी बड़ी संख्या में होता है और उस काफ़ी बड़ी संख्या में जो संपूर्ण इकाइयाँ होती हैं उनका काफ़ी छोटा आकार हम सैंपल के रूप में लेते हैं, और वो इतना छोटा होता है कि कई बार ज़रूरत होने पर, आवश्यक होने पर, मतलब नए सैंपल एकत्रित करने पड़ते हैं, जो कि इसलिए यह विधि ठीक नहीं मानी जाती। इसमें यह कमी या दोष होता है। विशेष ज्ञान। इस प्रकार से रिसर्च करने वाले, अध्ययन करने वाले अनुसंधानकर्ता को कोई विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। वो किन्हीं भी चुनी हुई इकाइयों में से सैंपल इकट्ठे कर सकता है या चुने हुए एरिया से सैंपल इकट्ठे कर सकता है, जिससे उसके बिना नॉलेज के वो सैंपल इकट्ठे करता है तो उसके अध्ययन में त्रुटि आने की संभावना रहती है। तो ये वो मुख्य बातें हैं जो इस प्रकार की पद्धति के गुण और दोष के अंतर्गत आती है। लेकिन इस प्रकार की जो पद्धति है उसकी विधियां क्या है? विधियां क्या है? एक तो लॉटरी सिस्टम, कि देव निदर्शन सैंपलिंग प्रणाली वो प्रणाली है जिसमें एक अनुसंधानकर्ता लॉटरी सिस्टम का प्रयोग करता है, यानी कि जिन इकाइयों में से वो सैंपल ले रहा है उन विभिन्न इकाइयों की पर्चियां बना करके डालता है और उन पर्चियों में से कुछ पर्चियों को निकालता है और उन्हें अपने सैंपल के रूप में प्रयोग करता है।
कार्ड प्रणाली लॉटरी प्रणाली की ही तरह है। लॉटरी प्रणाली के बाद कार्ड प्रणाली का प्रयोग करता है। वो छोटे छोटे पर्चियाँ या कार्ड बनाता है और उन पर्चियों और जो कार्ड बनाता है उन कार्ड के ऊपर इकाइयों के नाम चिन्हित कर देता है, इकाइयों को चिन्हित कर देता है और उन कार्ड को इकट्ठा करता है। कार्ड के आधार पर इकाइयों का चयन करता है और इस प्रकार से सैंपल लेता है, अपने अध्ययन का आरंभ करता है, जिससे इसमें पक्षपात की संभावना कम रहती है। नेक्स्ट है टिपेट प्रणाली। टिपेट एक विद्वान हुए हैं, एक स्कॉलर हुए हैं। उन्होंने एक सारणी बना करके, एक टेबल बना करके सैंपल इकट्ठा करने की विधि बताई। तो उनकी जो विधि है उसे हम टिपेट प्रणाली कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जितनी इकाइयाँ होती है, सबसे पहले वो एक अनुसंधानकर्ता ज्ञात करता है कि टोटल इकाइयाँ कितनी हैं, जिनके बारे में जिनमें से उसे सैंपल इकट्ठा करना है, और फिर उन टोटल इकाइयों की एक टेबल बना करके अपने सामने रखता है और उस टेबल में फिर उस इकाई से संबंधित मतलब अध्ययन करते हुए किसी भी पृष्ठ को खोलकर उसमें आवश्यकता अनुसार निर्देश चुनता है, निर्देश जुटा सकता है। लेकिन इसमें सैंपलिंग में एक प्रकार से कहीं ना कहीं संपूर्णता की या सटीक निष्कर्ष पर पहुंचने की समस्या रहती है। ग्रिड प्रणाली, इस प्रकार का प्रयोग एक प्रकार से जो अक्षेत्रीय या रीजनल चुनाव होते हैं उनका अध्ययन करने के लिए किया जाता है। अक्षेत्रीय चुनावों के जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि इलेक्शन के बाद एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल आता है, जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें प्राप्त करेंगी। इस प्रकार के जो रिसर्च या अध्ययन है वो इस ग्रिड प्रणाली के आधार पर जो सैंपल होता है उसके आधार पर किए जाते हैं। नियमित अंकित विधि, यानी कि पूरी इकाइयों के अनुसार उनको व्यवस्थित रूप में करके सैंपल इकट्ठा करना, और अनियमित अंकित विधि में व्यवस्थित रूप से सैंपल इकट्ठा नहीं किया जाता, बल्कि कुछ अंकों को छोड़ दिया जाता है। प्रथम और अंतिम अंक को छोड़ करके सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं। तो ये वो तरीके हैं जो देव निदर्शन या इस प्रकार की सैंपलिंग में प्रयोग लाए जाते हैं। रैंडम सैंपलिंग में प्रयोग लाए जाते हैं, यानी कि रैंडमली कहीं कहीं से सैंपल इकट्ठे करने का जो तरीका है, प्रयोग है, उस प्रकार से। उसके बाद है वर्गीकृत स्तरीय या स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेथड। ये वो सैंपलिंग मेथड है जिसमें सभी संख्याओं को पहले कुछ वर्गों में, श्रेणियों में अलग अलग बांट दिया जाता है और फिर उन वर्गों में से और श्रेणियों में से सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं। ये हम मतलब कैसे वर्गों में कि अनुपात के मतलब इनकम के आधार पर कि कम इनकम वाले, ज़्यादा इनकम वाला एक वर्ग बना दिया। आकार के आधार पर कि छोटा एरिया है या बड़ा एरिया है, उस हिसाब से अलग वर्ग बना दिया। बाहर के आधार पर कि उस सैंपलिंग की वेटेज कितनी है, किसका कितना है, उस हिसाब से, यानी कि अलग अलग प्रकार से वो वर्ग बना करके वैसे सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं। इसे वर्गीकृत या स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का रूप कहा जाता है। इस प्रकार की सैंपलिंग का लाभ क्या होता है कि ये जो रैंडम सैंपलिंग है उसकी तुलना में अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि रैंडम सैंपलिंग में कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व की कमी होती है, लेकिन इसमें ये रैंडम सैंपलिंग की बजाय सटीक अधिक होती है, तथ्यों का एकत्रीकरण करने में हेल्प करती है और सभी प्रकार की इकाइयाँ उसमें विद्यमान होती हैं, इसलिए ये उसकी बजाय ज़्यादा प्रतिनिधित्वपूर्ण होती है। यह प्रणाली अधिक से अधिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि ज़्यादातर इकाइयाँ इसमें विद्यमान होती है। कुछ एक वर्ग के लोग इस प्रकार की सैंपलिंग में हो सकता ना आए, लेकिन लगभग वर्ग के लोग आ जाते हैं और अधिक से अधिक तथ्यों को एकत्रित करने में हेल्प करती है, इसलिए इसे अधिक से अधिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली सैंपलिंग भी कहते हैं। यह एक आसान, सरल और ज़्यादातर प्रयोग की जाने वाली प्रणाली है। किसी भी प्रणाली की तुलना में इस प्रणाली का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है।
एक अनुसंधानकर्ता यह मानकर चलता है कि यह प्रणाली दूसरी प्रणालियों की या दूसरी विधियों की तुलना में व्यवस्थित होने के कारण ज़्यादा आसान और ज़्यादा सरल है। और आज के समय में ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है इसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। उसके अलावा बिखरे हुए भौगोलिक क्षेत्र में इस प्रकार की प्रणाली का प्रयोग उपयुक्त होता है। एक अनुसंधानकर्ता जब सैंपलिंग इकट्ठी करता है तो हो सकता है कि जहाँ से उसे सैंपल लेने हैं वो अलग अलग दूर दूर रहते हों, जिन एरिया से क्षेत्र से वो सैंपल लेने हैं स्वीकार करने हैं, तो फिर वो इस प्रणाली को स्वीकार के आधार पर वो सैंपल इकट्ठा करता है, जिससे मतलब एक तरह के मिलती जुलती इकाइयों का चुनाव होने लगता है। और इस प्रकार की प्रणाली में इस तरह की अन्य प्रणालियों में या रैंडम सैंपलिंग में इस तरह की विशेषताएं नहीं पाई जाती। अलग अलग संस्कृतियों को मानने वाले लोगों पर यह प्रणाली सही मानी जाती है कि समाज में अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का प्रयोग, क्योंकि जिसमें प्रतिनिधि तो इसमें संभावना अधिक होती है, इसलिए सही मानी जाती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ दोष भी रहते हैं। क्या दोष रहते हैं कि इस प्रकार की सैंपलिंग में पक्षपात की संभावनाएं अधिक रहती है, क्योंकि अलग अलग प्रणालियों के होते हैं, समाज विभिन्न वर्गों में बंटा हुआ होता है और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सैंपलिंग करना आसान नहीं रहता। तो कई बार अनुसंधानकर्ता संबंधित इकाइयों के तथ्यों को मतलब अपनी ओर से अपने हिसाब से अनुमान के अनुसार एक लिख देता है, अनुमान के अनुसार फैक्ट बता देता है, जिससे पक्षपात की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार की प्रणाली सीमित क्षेत्र में ही संभव है, क्योंकि इस प्रकार की सैंपलिंग अगर बहुत बड़े एरिया में से करना हो तो वो संभव नहीं है, अलग अलग लोग रहते हैं। तो इस प्रकार की सैंपलिंग सीमित क्षेत्र में ही संभव है। अगर ज़्यादा एरिया में सैंपलिंग करेंगे तो उसमें कमियां आएंगी, दोष आएंगे। इस सैंपलिंग में उद्देश्यों से संबंधित तथ्यों को प्राप्त करने में अधिक सहायक नहीं होते। अनुसंधानकर्ता अपने विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार अलग अलग वर्गों में बांट करके जो सैंपलिंग के तथ्य इकट्ठे करते हैं वो ज़्यादा सहायक नहीं होते, इसलिए इस प्रकार के दोष इस सैंपलिंग में पाए जाते हैं। तो सैंपलिंग की अगर बात करें तो आज हम इतना ही करेंगे इस लेक्चर में कि सैंपलिंग के विभिन्न रूपों में से हमने रैंडम सैंपलिंग, वर्गीकृत सैंपलिंग, उनके बारे में बात की, और रैंडम सैंपलिंग ये भी समझने का प्रयास किया कि रैंडम सैंपलिंग की बजाय वर्गीकृत सैंपलिंग ज़्यादा सही मानी जाती है, उसका प्रयोग आमतौर पर ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम सैंपलिंग के पार्ट 2 या इसके बचे हुए भाग पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।